क्लास 12 फिज़िक्स CBSE और इसमें हमारे पास चैप्टर 4 है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो 1820 में एक फिजिसिस्ट थे हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टेड। तो उन्होंने नोटिस किया कि इन अ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट अ नोटिसेबल डिफ्लेक्शन इन अ नियर बाय मैग्नेट कंपास नीडल इज कॉस्ड। तो यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है, यहाँ पर जैसे करंट बह रहा है तो सामने एक मैग्नेटिक कंपास है तो उसकी निडल में डिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ से उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि मूविंग चार्जेस और करंट्स प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड इन द सराउंडिंग स्पेस। तो अगर ये मैग्नेटिक कंपास है तो इसको डिफ्लेक्ट होने के लिए मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो यहाँ पर करंट जो मूव कर रहा है वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती हैं जो इसको डिफ्लेक्ट करती हैं, इस पर फोर्स लगाती हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक दूसरे से रिलेटेड है, यहाँ से ये डिस्कवर हुआ। इस चैप्टर में हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा एनसीईआरटी क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज में 2026-2024 टॉपिक्स हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी लेवल के ही करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स, उसमें लॉरेंस फोर्स, मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कुछ टॉपिक्स मैं बीच में पेंडिंग भी रख सकता हूँ, बाद में हम लोग देख लेंगे। तो ऐसा नहीं सीरियल वाइज ही बढ़ेंगे, बीच बीच में टॉपिक लेंगे, पर एक बार सीरियल वाइज टॉपिक्स के नाम देख लेते हैं। फिर आता है बायो सेवर्थ लॉ, dB = म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL क्रॉस R बाई R³, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। फिर आता है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट लूप, इसका डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। उसके बाद अगला आता है एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इससे न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं। फिर द सोलेनॉइड, फिर द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स, द एम्पियर की डेफिनेशन ध्यान रखनी है। टॉर्क ऑन रेक्टेंगुलर करंट लूप, सर्कुलर करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल और द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इससे इंपॉर्टेंट है, इससे 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। हम बहुत अधिक थ्योरी नहीं करेंगे, क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो चलिए हम लोग टॉपिक 1 शुरू करते हैं, जो कि हमारा है मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक चार्ज से बनता है। मान लीजिए यहाँ एक चार्ज है प्लस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो चारों तरफ अपने निकालता है। स्टैटिक चार्ज है, और अगर -Q है तो वहाँ पर एंड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज से बनता है। अब चाहे वो स्टैटिक चार्ज हो जो हमने पढ़ा है, अगर मूविंग चार्ज हो तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड वो बनाता है। जब उस इलेक्ट्रिक फील्ड में या इलेक्ट्रिक फील्ड पर उसके पास कोई और चार्ज आता है, मान लीजिए Q, तो उस पर एक फोर्स लगता है। ये हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था चैप्टर 1 में। तो उस पर एक फोर्स लगता है और फोर्स बराबर क्या होता है, QE, जहाँ पर ये होता है K, ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, KQ/R², वेक्टर फॉर्म हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट भी हो सकता है या समय के संग वेरी भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन हम लोग इस चैप्टर में क्या करेंगे, हम लोग कांस्टेंट को ही देखेंगे। इसी तरह एक मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसे मैग्नेट प्रोड्यूस करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड को कौन प्रोड्यूस करता है, मैग्नेट्स। लेकिन 1820 के एक्सपेरिमेंट के बाद पता चला कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ मैग्नेट नहीं, मूविंग चार्जेस भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो 1820 के एक्सपेरिमेंट के बाद पता चला कि मूविंग चार्जेस भी मैग्नेटिक फील्ड या जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा, जो स्टैटिक चार्ज होता है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है। मतलब अगर यहाँ पर एक स्टैटिक चार्ज Q है, +Q मान लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो मतलब बाहर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा लेकिन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस होना है तो चार्जेस का बहना ज़रूरी है, मतलब करंट का फ्लो होना ज़रूरी है। जब भी कोई चार्ज जैसे इलेक्ट्रॉन मोशन करता है या किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो उसके चारों ओर, देखिए क्लोज लूप होता है, चारों ओर उसके मैग्नेटिक फील्ड बनता है। समय के साथ बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, पर अभी समय के साथ बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, समय के साथ बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड, इनके बारे में हम लोग स्टडी नहीं करेंगे इस चैप्टर में। वी विल एज्यूम दैट द फील्ड्स डू नॉट चेंज विद टाइम, जो फील्ड्स होते हैं वो टाइम के साथ चेंज नहीं करते हैं। अब 3D रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डॉट होता है इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑब्जर्व, मतलब हमारी तरफ ऊपर आ रहा है। ठीक है, मतलब जो हमारे पास स्क्रीन है अंदर की तरफ से ऐसे ऊपर की तरफ आ रहा है, तो इसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह जो क्रॉस होता है मतलब अंदर की तरह जा रहा है, जैसे एरो नीचे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्वर से प्लेन के अंदर जा रहा है उसकी डायरेक्शन। तो ये क्रॉस और डॉट का रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ना 3D में रिप्रेजेंटेशंस होते हैं, डेरिवेशन भी, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड पेपर के अंदर ऑब्जर्वर से दूर जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह मैग्नेटिक फील्ड भी R पे डिपेंड करती है, ये एक वेक्टर फील्ड होती है।
यह इसका डायरेक्शन होता है, यह प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को ओबे करती है। क्वेश्चन भी आया था कि करंट चैप्टर 3 में कि करंट का डायरेक्शन होता है पर वो करंट स्केलर होता है, वेक्टर नहीं होता है, तो वहाँ पर वो वेक्टर इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता है, वो इम्पोर्टेंट था। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर फील्ड होती है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को ओबे करती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा कॉन्टिन्यूस क्लोज लूप बनाते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे कॉन्टिन्यूस क्लोज लूप वो बनाते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड्स ओपन बनाते हैं। जो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड्स होते हैं स्टैटिक चार्ज के कारण वो ओपन लूप बनाते हैं, मतलब प्लस क्यू से निकलेंगे और माइनस क्यू पर एंड हो जाएंगे, तो वैसे क्लोज लूप नहीं बनाते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं लॉरेंस फोर्स। तो लॉरेंस एक फिजिसिस्ट थे, तो उन्होंने बताया था कि जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में आता है तब उस पर फोर्स लगता है। ठीक है, तो ये पता था कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगता है, तो इन्होंने उसको बोला था कि वो दोनों फोर्स लगेगा जो सम होगा। ठीक है, तो लॉरेंस फोर्स बताता है कि एक हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल है वो जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में आता है तब उस पर दोनों फोर्स लगते हैं और दोनों सम होते हैं। ठीक है, तो जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में आता है तब उस पर फोर्स लगता है, उसको हम लोग मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। स्टैटिक चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। ये हमें ध्यान रखना है कि अगर स्टैटिक चार्ज कोई है तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, पर मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स नहीं लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड को अगर फोर्स लगाना है तो वो चार्ज का मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है, तभी फोर्स लगेगा। तो जब भी कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में आता है मतलब उसकी कोई वेलोसिटी है, तब उस पर फोर्स लगता है। जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी ऐसी जगह से गुजरता है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, गुजरता है मतलब वहाँ पर वेलोसिटी है, दोनों प्रेजेंट हो, तो उस चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला टोटल फोर्स लॉरेंस फोर्स है। तो ये हमें पता था कि फोर्स लगता है, लेकिन जो लॉरेंस थे उन्होंने ये बताया कि जब वो मूव करता है तो दोनों फोर्स लगेगा और दोनों हम लोग ऐड करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हो तो उस चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला टोटल फोर्स, इसे हम लोग कहते हैं लॉरेंस फोर्स। जिस चार्ज पार्टिकल क्यू पर फोर्स लग रहा है उसका खुद का फील्ड उस पर फोर्स नहीं लगाता। देखिए, जो चार्ज पार्टिकल मूव करता है वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ठीक है, लेकिन इसका मैग्नेटिक फील्ड उसी पे फोर्स नहीं लगाएगा। अगर इस चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स लग रहा है तो एक्सटर्नल सोर्सेज के कारण लग रहा है। तो जिस चार्ज पार्टिकल क्यू पर फोर्स लग रहा है उसका खुद का फील्ड मतलब क्यू का फील्ड उस पर बल या फोर्स नहीं लगाता है, उसके आसपास का फील्ड एक्सटर्नल सोर्स लगाता है। तो जो आसपास का फील्ड में वो फील्ड कहाँ से आ रहा है, कोई एक्सटर्नल सोर्स से आ रहा है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज क्यू दिया हुआ है, उसकी वेलोसिटी हमारे पास v है और वो लोकेटेड कहाँ है, r पे, पोजीशन वेक्टर r है, एक कोई टाइम t इक्वल टू t ले लेते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है, वो r लोकेशन, ठीक है, और b उस r लोकेशन पे मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है। किसके कारण है, ड्यू टू सम एक्सटर्नल सोर्सेज। तो यहाँ पर इतना होने के बाद हम लोग देखते हैं कि उस पॉइंट जो पॉइंट चार्ज क्यू है हमारे पास, इस पर दो फोर्स लगेंगे। एक फोर्स तो लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण और दूसरा फोर्स हमारे पास लगेगा मैग्नेटिक फील्ड के कारण। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा जो होता है एफ ई बराबर क्यू ई आर। ठीक है, एफ बराबर क्यू ई। तो डायरेक्शन ऑफ जो फोर्स होगा वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के होगा अगर पॉजिटिव चार्ज है, और अगर निगेटिव चार्ज है तो अपोजिट में होगा। मैग्नेटिक फोर्स के कारण, मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा एफ एम, जो होता है, ध्यान रखिएगा, क्यू वी क्रॉस आर। अब एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है, इसका जो डायरेक्शन होता है वो हम लोग राइट हैंड थंब रूल से लेते हैं। तो अगर हम लोग अपना जो फिंगर्स हैं, ठीक है, उसको हम लोग वेलोसिटी पर रखें और उसको कर्ल करें हम लोग जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो जो थंब होता है वो हमें डायरेक्शन दिखाता है फोर्स का। पॉजिटिव चार्ज के लिए थंब की डायरेक्शन में ही फोर्स आएगा और निगेटिव चार्ज के लिए अपोजिट आएगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है। तो लॉरेंस उन्होंने बताया था कि जो हमारे पास टोटल फोर्स होगा वो होगा फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो एफ टोटल हो जाएगा क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी, और क्यू कॉमन लेंगे तो ई आर प्लस वी क्रॉस बी आर, ये हमारा लॉरेंस फोर्स होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे अब लॉरेंस, तो एच ए लॉरेंस जो थे वो एक डच थियोरेटिकल फिजिसिस्ट थे। उन्होंने लॉरेंस फोर्स का लॉ दिया था 1892 में। इसके साथ ही उन्होंने और भी बहुत सारे बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दिए थे। उन्हें नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स मिला था 1902 में पीटर जीमैन के साथ, जब उन्होंने जीमैन इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था। तो उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो होता है क्यू वी क्रॉस बी।
जब v और b दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, क्योंकि v क्रॉस b होता है vb साइन थीटा। अब यहाँ पर हम लोग देखें तो v क्रॉस b क्या होता है, vb साइन थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा ज़ीरो हो सकता है कब, जब थीटा हमारा 0 डिग्री 180 डिग्री, इसका और भी जनरल फॉर्म्स होते हैं। पर यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि अगर वेलोसिटी और b के बीच में एंगल 0 डिग्री कब होगा, जब दोनों पैरेलल होंगे, v भी इसी डायरेक्शन में और b भी इसी डायरेक्शन में, ठीक है। या फिर दोनों एंटी पैरेलल होंगे, मान लीजिए v इस डायरेक्शन में है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि दोनों अगर एंटी पैरेलल होंगे, मतलब मान लीजिए v इस डायरेक्शन में है और b इस डायरेक्शन में, तो उनके बीच का एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर साइन 180 डिग्री ज़ीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड की जो SI यूनिट होती है वो होती है टेस्ला, ये भी एक फिजिसिस्ट के नाम पे रखा गया है, और इसको हम लोग 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। यहाँ पर जो वेबर होती है वो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है। 1 वेबर बाय मीटर स्क्वायर या पर मीटर स्क्वायर भी SI यूनिट मतलब टेस्ला 1 टेस्ला के बराबर होती है, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर भी फिजिसिस्ट थे जिनके नाम पे रखा गया है। तो यहाँ पर निकोला टेस्ला ये साइबेरियन अमेरिकन इन्वेंटर थे, इंजीनियर थे, फिजिसिस्ट थे। इन्होंने सबसे फंडामेंटल कंट्रीब्यूशन किया AC इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम में, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, AC इंडक्शन मोटर, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और इन्वेंशंस इनके हैं। फिर अगले जो हमारे पास फिजिसिस्ट हैं वो है विल्हेल्म एडवर्ड वेबर। ये जर्मन फिजिसिस्ट थे और इन्हीं के सम्मान में SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को वेबर रखा गया। आगे हम लोग के पास है मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड, उसको अभी हम लोग पेंडिंग रखते हैं। हम लोग टॉपिक 2 शुरू करते हैं जो कि बायो-सेवर्ट लॉ। तो ये 2 फिजिसिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे और ये लॉ उन्होंने दिया था। तो जब किसी वायर में करंट बहता है तब उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है। तो ये जब 1820 में हैंस ऑयस्टेड ने किया था एक्सपेरिमेंट, तो उन्होंने ये मतलब एक्चुअली वो इत्तेफाक से हुआ था, मतलब वो ये शो ही नहीं करना चाह रहे थे, वो अपना नॉर्मल एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेशंस कर रहे थे। तो उन्होंने ऐसा डिस्कवर किया, ऐसा देखा कि मैग्नेटिक कंपास की नीडल हिल रही है, तब उन्होंने ये सोचा ऐसा क्यों हो रहा है, फिर उसके बाद उन्होंने कंक्लूड किया। तो ऐसे डिस्कवरी हुई थी अचानक। तो तब उसके पास एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना, मूविंग चार्जेस होते हैं वायर, उसके कारण बनता है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन क्या होता है, स्ट्रेंथ क्या होती है, ये लॉ बताता है। तो बायो-सेवर्ट इन्होंने ये देखा कि उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, डिस्टेंस के संग क्या वो वेरी करेगा, कैसे वेरी करेगा, ठीक है, बढ़ा कैसे सकते हैं, मतलब फील्ड स्ट्रेंथ कम कैसे होती है, इन सब के बारे में उन्होंने ये बताया था। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट IDL, ठीक है, करंट एलिमेंट IDL, इसको हम लोग देखेंगे। द रिलेशन बिटवीन द करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड इट प्रोड्यूसेस। तो जो तार से करंट बह रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, ठीक है, लेकिन कितना बना रहा है, ठीक है, कैसे वो चेंज कर रहा है, वेरिएट कैसे हो रहा है, वेरिएशन, इन सब के बारे में उन्होंने बताया था। अब जो यहाँ पर NCERT में आप देखिएगा तो वैक्यूम के लिए हम लोग ये लेते हैं, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट हुआ था तब वो परफॉर्म हुआ था नॉर्मल लेबोरेटरी में, एयर में, पर फिर हम लोग परमेबिलिटी में देखेंगे तो वैक्यूम फिर हम लोग लेते हैं आइडियल केस जब हम लोग इसको देखते हैं। तो इसलिए NCERT में लिखा हुआ है कि फॉर वैक्यूम μ0/4π जो उसकी वैल्यू है, पर जो एक्सपेरिमेंट हुआ था तब आपका एयर में हुआ था। तो मान लेते हैं हमारे पास एक फाइनाइट लेंथ का कंडक्टर XY है, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनाइट लेंथ का है, क्योंकि अभी एक स्ट्रेट वायर इनफाइनाइट लेंथ वाले भी हमें देखने हैं आगे। तो एक फाइनाइट लेंथ का है, मतलब उसकी कोई लेंथ होगी। इसमें करंट I बह रहा है, माना करंट की डायरेक्शन X से Y की तरफ है। तो यहाँ देखिए, ये हमारे पास एक फाइनाइट लेंथ का तार है, मान लेते हैं, ठीक है, और इसमें हमारे पास एक करंट बह रहा है इस डायरेक्शन में X से Y, ओके। आगे देखते हैं, माना हमारे पास एक फाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है XY, इसमें करंट I बह रहा है, माना करंट की डायरेक्शन X से Y की तरफ है। अब इस कंडक्टर पर एक इनफाइनेटसिमल एलिमेंट DL लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं इसका लेंथ होगा कुछ, मान लेते हैं छोटा सा लेंथ लेते हैं DL, ठीक है। अब ये DL वेक्टर है तो हम लोग इसको वेक्टर लेते हैं। इसकी डायरेक्शन क्या होती है, करंट की डायरेक्शन में। अब DL से भी करंट I बह रहा है, क्योंकि सबसे I बह रहा है, तो DL से भी I बह रहा होगा करंट। इसे हम लोग करंट एलिमेंट लेते हैं I.DL। तो उस I को जिस मतलब DL से जितना करंट बह रहा है उसको हम लोग इससे डॉट प्रोडक्ट कर देते, मतलब इनटू कर देते हैं, आप बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर I हमारा वेक्टर नहीं सिर्फ DL वेक्टर है। तो I.DL, IDL हमारे पास क्या होता है,
करंट एलिमेंट होता है, करंट एलिमेंट इसको बोला जाता है। डीएल वेक्टर क्वांटिटी है, तार, वायर या कंडक्टर का एक इनफाइनेटसिमल भाग, बहुत ही छोटा सा भाग है जिसकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में होती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इस करंट एलिमेंट के कारण पॉइंट पी पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मान लेते हैं हमारे पास ये जो करंट एलिमेंट है, ठीक है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा। तो कोई एक हम लोग पॉइंट पी लेते हैं, उस पी का पोजीशन वेक्टर आर है। पोजीशन वेक्टर कैसे, डायरेक्शन, तो यहाँ से शुरू करके जिस पॉइंट का निकालना है उसकी तरफ हेड हो जाएगा, ठीक है। तो उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो हमारे पास आर है। तो इस पॉइंट पी पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। तो जब उन्होंने देखा तो ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, मान लेते हैं डीबी हमारे पास है, वो किस पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले तो वो करंट एलिमेंट पे डिपेंड करता है, वो आर पे डिपेंड करता है, ठीक है, और वो एक थीटा पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये साइन थीटा, तो साइन थीटा आपका हो जाता है डीएल क्रॉस आर, क्योंकि इसको जब ब्रेक करेंगे तो डीएल आर साइन थीटा होता है। अब थीटा क्या है, तो थीटा एंगल है डीएल और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर के बीच। तो डीएल की डायरेक्शन तो ये होगी करंट की डायरेक्शन में, आर की डायरेक्शन ये रही, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो एंगल हमारे पास थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्थ लॉ है वो है डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ये हमारा वेक्टर फॉर्म है। और जब हम लोग इसको चेंज करते हैं मैग्नीट्यूड में, तो डी बी वेक्टर साइन हट गया, आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा, इसको बोलते हैं हम लोग परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस वैक्यूम के लिए, और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो अगर आप सब ऐसा यूनिट में रखिएगा तो आपका आंसर भी ऐसा यूनिट में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि डायरेक्शन क्या है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो ये हो गया, डायरेक्शन क्या है, ये हो गया मैग्नीट्यूड, तो ये हो गया इसकी डायरेक्शन क्या है, तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड। अब इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हम लोग निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से। तो डी एल क्रॉस आर है, क्रॉस प्रोडक्ट है डी एल क्रॉस आर। तो हम लोग क्या करेंगे, डी एल पे अपने ऐसे फिंगर्स रख देंगे, ठीक है, और ये हमारा थंब। और यहाँ पर फिंगर रखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको फिंगर्स को रोटेट करेंगे आर की तरफ, क्योंकि आर दूसरा वेक्टर है, और हमारा थंब अंदर की तरफ जाएगा, पेपर के अंदर की तरफ। तो ये होगा डी बी का डायरेक्शन, ओके। तो राइट हैंड थंब रूल होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ये हो गया हमारे पास। अब एक रिलेशन है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि म्यू नॉट और ई नॉट। ई नॉट आपको ध्यान होगा 1/4 पाई ई नॉट, आप एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं इसको, जो कूलम्स लॉ में आया था, ठीक है। तो जब हम लोग ई नॉट और म्यू नॉट को इंटू करते हैं तो आंसर आता है 1/c²। बहुत ही फंडामेंटल रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। सी हमारा स्पीड ऑफ लाइट है। तो वैक्यूम में म्यू नॉट की वैल्यू हो जाती है 4 पाई × 10⁻⁻7, क्योंकि म्यू नॉट बाय 4 पाई 10⁻⁻7 होता है, तो 4 पाई को उधर ले गए, तो हमारे पास म्यू नॉट की वैल्यू हो जाती है 4 पाई × 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ई नॉट की वैल्यू होती है 8.854 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आप यूनिट वो फार्मूला से देख सकते हैं, फार्मूला से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं यूनिट को, बाकी वैल्यू ये होती है। और सी हमारा लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो उससे हमारे पास ये रिलेशन आता है, म्यू नॉट टाइम्स ई नॉट इज इक्वल टू 1/c², या सी इज इक्वल टू 1/√म्यू नॉट ई नॉट, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप एक बार और देख लीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो बायो-सेवर्थ लॉ है, तो वो दो साइंटिस्ट थे, तो जीन बैप्टाइस्ट बायो और फेलिक्स सेवर्ट। आप एक बार प्रोनाउंसिएशन भी अच्छे से इनका देख सकते हैं। ये फ्रेंच फिजिसिस्ट थे। तो 1820 के डेनमार्क, तो जो हैंस और स्टेट थे वो डच फिजिसिस्ट थे। तो डेनमार्क में जब उन्होंने लेक्चर किया था या डेमोन्स्ट्रेशन किया था, देखा था इन सब के बारे में, तब इसकी खबर जो है फिर धीरे धीरे कुछ महीने बाद फ्रांस में पहुंची थी। तो जब फ्रांस में ये डिस्कवरी पहुंची कि डेनमार्क में ये डिस्कवरी हुई है, तो वहाँ पर जो ये दो फिजिसिस्ट थे, बायो और सेवर्ट, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए कि ये वेरिएशन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। और फिर उन्होंने 1820 में ही ये लॉ दिया था। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा हम लोग क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे और ज़्यादा क्वेश्चंस पे ही फोकस करेंगे।
पर अभी हम लोग अभी टॉपिक भी देख रहे हैं, तो एक ही टॉपिक के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे, थोड़े थोड़े करेंगे, फिर हम लोग धीरे धीरे PYQs और सब मिक्सचर क्वेश्चंस भी, मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे। NCERT एग्जाम्पल का क्वेश्चन है हमारे पास, अ स्ट्रेट वायर ऑफ मास 200 ग्राम। देखिए आपको थोड़ा डायरेक्शंस में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, पर थोड़ा थोड़ा आप सोचिएगा तो थोड़ा थोड़ा आपको समझ में बिल्कुल आएगा। एक स्ट्रेट वायर है, उसका मास है 200 ग्राम, एक वायर का मास 200 ग्राम है और उसका लेंथ है 1.5 मीटर और उसमें करंट बह रहा है 2 एम्पियर। इट इज़ सस्पेंडेड इन मिड एयर बाय अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। वो हवा में ऐसे बीच में सस्पेंड है, ठीक है, किसके कारण? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी के कारण। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक है, तो हवा में ऐसे लटका हुआ है, ठीक है, किसके कारण? मैग्नेटिक फील्ड के। अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे उसको एक्सटर्नल सोर्स के कारण हवा में लटका है, मैग्नेटिक फील्ड दिखेगी नहीं तो ऐसे हवा में बिल्कुल स्थिर दिख रहा है, सस्पेंड है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का हमें फोर्स निकालना है। अब यहाँ पर डायरेक्शन में आपको थोड़ा ध्यान देना है कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है, ठीक है, ऐसे नीचे की तरफ, मतलब पेपर के अंदर जा रहा है, पर 2D में हम लोग ऐसे 3D तो रिप्रेजेंट कर नहीं सकते, तो मतलब वो एकदम अंदर जा रहा है, ठीक है, क्रॉस है हर जगह, ओके। और अब अगर आप ऐसी हवा में कोई वायर को ऐसे करिए तो वो नीचे आ जाता है, तो हवा में तो लटका नहीं, पर यहाँ तो बोल रहे सस्पेंड है, तो वो क्यों हवा में नहीं रहता है? क्योंकि उस पर एक फोर्स mg लगता है, तो इस mg को कोई बैलेंस कर रहा होगा और इस बैलेंस के कारण वो हवा में लटका हुआ है, सस्पेंड है। तो बस यही कॉन्सेप्ट हमें लगाना है। तो यहाँ देखते हैं हम लोग, सबसे पहले गिवन लिख दिया, SI यूनिट का ध्यान रखना है हमें। SI यूनिट यहाँ पर हमारे पास kg हो जाएगा, तो 200 ग्राम मतलब 0.2 kg और लेंथ 1.5 मीटर, करंट हमारा 2 एम्पियर। मैग्नीट्यूड हमें निकालना है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने क्या किया है कि AB यहाँ पर मैंने वायर ले लिया था और उस वायर पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ है और उस पर जो करंट बह रहा है वो करंट कहाँ बह रहा है? इस डायरेक्शन में I बह रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड के कारण, क्योंकि एक फोर्स तो नीचे लग रहा है mg, ज़रूर कोई फोर्स ऊपर लगना ही चाहिए तभी वो बैलेंस हो पाएगा। तो क्या ऊपर लग रहा है? तो हाँ लग रहा है। कैसे? तो यहाँ पर फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। अब आपको ध्यान होगा फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए कंडक्टर है, हमने चार्ज के लिए देखा था, मान लीजिए चार्ज Q है, तो वो क्या होता है? फोर्स मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू QVB, V क्रॉस B होता है, ठीक है, तो QV क्रॉस B। पर यहाँ पर कंडक्टर का अभी हमने पढ़ा नहीं है, अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, मैं अभी इसके बाद ही थोड़ा आपको बता दूंगा। तो उसका फोर्स होता है ILB, ठीक है, तो यहाँ पर L क्रॉस B होता है, तो जो हमारे पास लेंथ होता है वो वेक्टर होता है, उसकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में होती है, तो ये हो गया लेंथ की डायरेक्शन, और नीचे हमारे पास किसकी डायरेक्शन? मैग्नेटिक फील्ड। तो आप अपनी उंगलियां जो हैं वो यहाँ रखिए करंट की डायरेक्शन में, और जब आप इसको नीचे घुमाइएगा, नीचे मतलब पेपर के अंदर, तब जो आपका अंगूठा होगा वो ऊपर की तरफ डायरेक्शन करेगा, तो ये हमारा फोर्स हो जाएगा, तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। तो ये सब आपको थोड़ा प्रैक्टिकल करना है। तो जब फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा और L और B के बीच में थीटा कितना है? 90 डिग्री, तो साइन 91 होता है, तो फोर्स हो जाएगा ILB। तो ये फोर्स हो गया ऑन द कंडक्टर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, और फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी mg है, तो ये दोनों हमारे पास बैलेंस हो जाएगा, तो F बराबर mg। तो मिड टर्म यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो मिड एयर सस्पेंशन, तो यहाँ टर्म नहीं मिड एयर होगा, मिड एयर, तो मिड एयर सस्पेंशन F बराबर mg, F की वैल्यू ILB, तो B की वैल्यू mg/IL, और ये हमारा सब SI यूनिट में है, तो B की जो SI यूनिट होती है वो टेस्ला होती है, तो ये हमारे पास हो गया 0.65 टेस्ला, ठीक है। यहाँ पर M/L होता है मास पर यूनिट लेंथ, तो कभी कभी ये भी दे सकता है, तो बस हमें M/L की जगह वो वैल्यू पुट करनी पड़ी। यहाँ मास और लेंथ अलग अलग दिया था, तो इसलिए हम लोग ऐसे करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब आगे जाने से पहले हम लोग ये फोर्स देख लेते हैं, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो अभी हमने चार्ज पे देखा, अब कंडक्टर पे कितना होता है, तो चार्ज ही फ्लो करते हैं कंडक्टर्स में, तो बस लेंथ हमें थोड़ा ध्यान रखना है। माना हमारे पास एक कंडक्टर रॉड है जिसकी लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। N हमारा नंबर डेंसिटी, आपको ध्यान होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी में नंबर डेंसिटी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय वॉल्यूम, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था VD में। वैसे N मान लेते हैं नंबर डेंसिटी, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स क्या हो जाएंगे? NLA ये हो जाएगा, क्योंकि N इंटू वॉल्यूम, और यहाँ पर वॉल्यूम क्या होता है? AL। जब हमने VD का डेरिवेशन किया था तो वहाँ पर हमने वॉल्यूम सिर्फ डेल एक्स के लिए लिया था, डेल एक्स जो डिस्टेंस था उसमें जो वॉल्यूम होगा उसके हिसाब से, पर यहाँ पर हम लोग पूरा लेंथ में ले रहे हैं,
ठीक है, NLA। अब यहाँ पर माना कि जो हमारे पास करंट है वो कंडक्टर रॉड में I है, ठीक है, स्टेडी करंट है, और ईच मोबाइल कैरियर हैज़ एन एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD। हमें पता है कि जो एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी सबको मिलती है वो VD मिलती है। तो हमारे पास करंट I है और VD हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। अब हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B है जो उस पर फोर्स लगाएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B द फोर्स ऑन दिस कैरियर, ठीक है। तो फोर्स होता क्या है, फोर्स हमारे पास एक चार्ज पे हम लोग देखें तो वो होता है Q, ठीक है, V क्रॉस B, यही तो होता है। अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना है, तो वो है NLA, तो टोटल चार्ज, तो टोटल फोर्स लग जाएगा NLA। और V हमारे पास है कितना, तो VD है, यहाँ लिख सकते हैं VD क्रॉस B, ठीक है। बस ये हो गया। अब थोड़ा आपको पहले के रिलेशंस ध्यान रखने हैं, तो NLA Q, ठीक है, VD क्रॉस B है ना। यहाँ पर Q छूट गया था क्योंकि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और टोटल चार्ज के लिए Q से इंटू करेंगे, क्योंकि देखिए एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो गया Q और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए NLA, तो NLA इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज हो गया NLAQ। अब यहाँ पर हमने निगेटिव नहीं लिया, पॉजिटिव लिया है। क्यों, क्योंकि हमारा जो करंट होता है वो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो कन्वेंशन माना जाता है, इसलिए माइनस की जगह बस प्लस लिया है। तो ये हमारे पास हो गया NLAQ, और फोर्स है तो क्रॉस B, ये आपका VD क्रॉस B। तो यहाँ देखिए ये हमारा टोटल हो गया चार्ज, और QVB तो होता है, तो VD क्रॉस B हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल फील्ड है, ठीक है, नॉट द फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग रॉड। तो उसका फील्ड नहीं है करंट कैरिंग रॉड का, वो भी एक फील्ड प्रोड्यूस करता है जो हमने बायो-सेवर्ट लॉ में देखा था, पर ये जो उस पर फोर्स लग रहा है वो एक्सटर्नल के कारण लगता है, ठीक है। चार्ज ऑन ईच कैरियर Q है, टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इतना है, तो इंटू हो जाएगा। अब यहाँ पर बस थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे कि देखिए NQ और VD को एक साथ ले लिया, बचा LA, उसको बाद में ले लिया क्रॉस B। अब NQVD हमारा J होता है करंट डेंसिटी, ये सब पहले के डेरिवेशन है चैप्टर 3 के, और AL क्रॉस B। अब AL होता क्या है, अगर आप देखिएगा तो JA, तो JA होता क्या है, तो करंट डेंसिटी J हमारे पास होता है I/A, तो अगर इसको इधर करेंगे J, ठीक है, तो J बराबर I हो जाएगा, तो ये हो जाएगा IL क्रॉस B। इसको बहुत ध्यान से देखिए। एक बात और देखिए कि यहाँ पर जो L था अभी तक ही हमने इसको वेक्टर नहीं किया था, जब हमने ये स्टेप किया तो J का जो वेक्टर साइन है वो हमारा L पे आ गया, तो ये जब I बना स्केलर तो इसका जो वेक्टर साइन था वो L पे आ गया, तो IL क्रॉस B। अब यहाँ पर L इज़ अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड L जो लेंथ होगा, एंड विद द डायरेक्शन, अभी वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए, तो इसकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में होगी। अब यहाँ पर I हमारा वेक्टर नहीं है, और जो लास्ट स्टेप हमने किया है, मतलब यहाँ से यहाँ जो लास्ट स्टेप में गए हैं, वी हैव ट्रांसफर्ड द वेक्टर साइन फ्रॉम J टू L। तो इस स्टेप में अगर आप देखिएगा तो हमारे पास J के पास वेक्टर साइन था, इसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया किस में, L में, तो ये हो जाएगा IL क्रॉस B, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, फोर्स इक्वल टू IL क्रॉस B। अब यहाँ पर हमने L क्रॉस B ही लगाया था। अब साइन थीटा होता है, यहाँ पर साइन आप देख सकते हैं 90 डिग्री है, L मतलब करंट की डायरेक्शन में, और B अंदर की तरफ है तो 90 डिग्री है, तो ILB हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, और आगे हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, इफ़ द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू पॉजिटिव y एक्सिस एंड द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस, विच वे वुड द लॉरेंस फोर्स बी फॉर एन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज अ प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो वो लॉरेंस फोर्स कहाँ लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात नहीं किया, तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड FM के बारे में बात करेंगे। तो एक बार आप इसको ट्राई करिए, ये आपके पास डायग्राम है। अब यहाँ पर आप देखिएगा तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास अंदर की तरफ है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर वो जा रही है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो यहाँ पर फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ही है, तो यहाँ पर फोर्स हम लोग लेंगे QV क्रॉस B। तो डायरेक्शन हमें पता करना है सिर्फ V क्रॉस B, तो V की तरफ आप क्या करिए अपने उंगलियाँ, और उसको अंदर की तरफ, ठीक है, पेपर के अंदर की तरफ। तो आप देखिएगा जो आपका थंब है वो ऊपर,
ऊपर कर रहा है, तो ऊपर क्या है हमारे पास पॉजिटिव जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस की तरफ है डायरेक्शन। लेकिन ये पॉजिटिव डायरेक्शन होती है प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज के लिए, यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो बस जो हमारी एक्चुअल डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रॉन की वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगी, क्योंकि राइट हैंड थंब रूल के अनुसार हमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस मिल रहा है, तो नेगेटिव चार्ज के लिए नेगेटिव एक्स एक्सिस, और उसी तरह प्रोटॉन के लिए तो वही होगा जो हमारा थंब रूल के अनुसार है जो है पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो यहाँ नेगेटिव एक्स नहीं जेड एक्सिस, और यहाँ पर पॉजिटिव जेड एक्सिस। एक मेथड 2 भी होता है, जैसे हमने वो देखा था आई जे के ऐसे साइकिल वाला, तो यहाँ पर वी क्रॉस भी है। वी की डायरेक्शन क्या है, तो आप देख सकते हैं वी की डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स है, मतलब प्लस आई कैप, और बी हमारा अंदर की तरफ है, और अंदर हमारे पास क्या है पॉजिटिव जेड वाई एक्सिस, तो पॉजिटिव जे कैप पॉजिटिव जे कैप होगा यहाँ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वाई है ना, तो यहाँ पर जे कैप होगा। तो आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर के कैप होता है। के कैप मतलब क्या होता है पॉजिटिव जेड एक्सिस, तो प्रोटॉन के लिए पॉजिटिव जेड एक्सिस और इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव जेड एक्सिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारे पास है एन एलिमेंट डेल एल है ना, लेंथ वेक्टर, तो ये दिया है हमें डेल एक्स आई कैप, मतलब ये लेंथ जो है आई कैप की तरफ है इसकी डायरेक्शन, इसका लेंथ है डेल्टा एक्स। इस प्लेस एट द ओरिजिन पे प्लेस है, एंड कैरीज अ लार्ज करंट 10 एम्पियर, तो वो जो डेल एक्स हमारे पास वायर का लेंथ है उससे 10 एम्पियर करंट बह रहा है। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे एक डिस्टेंस मतलब 0.5 मीटर पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे वाई एक्सिस पर हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बतानी है मैग्नेटिक फील्ड की। एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चन है, ये हमारे पास है डायग्राम, एक बार आप इसको ट्राई करिए। ये डायग्राम हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। तो देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास लेंथ की डायरेक्शन है, ठीक है, मतलब वायर यहाँ करंट बह रहा है आई, और आई के डायरेक्शन में ही हमारा लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन होती है, और यहाँ पर वाई एक्सिस पे हमें इस पॉइंट पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। तो एक करंट कैरिंग वायर जो आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड बनाता है वो बायो सेवर्ट लॉ से हम लोग बताते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास एंगल है वो 90 डिग्री है, ये 0.5 और डेल एक्स। तो गिवन देख लेते हैं, एलिमेंट डेल एल डेल एक्स आई कैप, और करंट आई है 10 एम्पियर, डायमीटर आर मान लेते हैं यहाँ तक, सॉरी डायमीटर नहीं डिस्टेंस आर मान लेते हैं 0.5 मीटर, और डेल एक्स की वैल्यू भी दी है 1 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप देखिएगा तो ये सेंटीमीटर है, ध्यान से लिखेंगे 1 सेंटीमीटर। हम लोग ऐसा यूनिट में इसको चेंज करेंगे तो 10⁻⁻² मीटर। अब हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, क्योंकि पहले मैग्नीट्यूड देख लेते हैं, वो होता है μ0/4π आई डी एल साइन थीटा आर स्क्वायर। आई डी एल साइन थीटा क्यों, क्योंकि आई क्रॉस डी एल होता है, ठीक है, सॉरी डी एल क्रॉस आर होता है। आई तो स्केलर है तो आई तो क्रॉस में होगा नहीं, तो डी एल क्रॉस आर, ठीक है, डी एल क्रॉस आर। फिर यहाँ पर हमने चेंज किया तो नीचे आर स्क्वायर आ गया, वेक्टर में नहीं है वरना आर क्यूब आता। अब यहाँ पर बस हम लोग वैल्यूज़ पुट कर देंगे। आर की वैल्यू हमें पता है 0.5 मीटर, डीएल की वैल्यू हमें पता है, डीएल मतलब डेल एल हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर डेल एक्स मतलब 10⁻⁻² मीटर। अब देखिए यहाँ पर थीटा कितना है, तो डीएल और आर इनके बीच में 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री मतलब 1, और μ0/4π हमारे पास 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर होता है। इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है, पर अगर सब ऐसा यूनिट में है तो हमारे पास आंसर भी ऐसा यूनिट में आएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा आई की जगह हमने 10 एम्पियर पुट, सबसे पहले तो μ0/4π की जगह 10⁻⁻7, उसके बाद आई की जगह हमने 10 पुट कर दिया, डीएल की जगह हमने 10⁻⁻2 पुट कर दिया, उसके बाद साइन थीटा है, थीटा 90 डिग्री साइन 90 डिग्री, और नीचे आर स्क्वायर है, आर हमारे पास 0.5 है तो 0.5 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करिएगा तो मैग्नीट्यूड आ जाएगी 4 × 10⁻⁸, ठीक है, सब ऐसा यूनिट में है। अब डायरेक्शन के लिए हम लोग सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट को देखेंगे, क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट हो गया, आई स्केलर होता है, आर स्क्वायर भी हमारा कांस्टेंट हो गया, स्केलर है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे आर डी एल क्रॉस आर, ठीक है। तो डी एल क्रॉस आर, तो राइट हैंड थंब रूल, तो डी एल कहाँ पर है, यहाँ है, तो यहाँ पर हम लोग अपने फिंगर्स रख देंगे, ठीक है, और यहाँ पर डी एल और क्रॉस आर, आर कहाँ है ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पर ऐसे आप कर्व करिएगा तो यहाँ पर बाहर निकलता हुआ आपको ऐसे डॉट, तो ये जो डॉट है ऐसे बाहर निकलता हुआ आपको डी भी मिलेगा, मतलब आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, तो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ठीक है। तो पॉजिटिव जेड एक्सिस, हाँ जेड एक्सिस में हम लोग बता सकते हैं क्योंकि ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, तो ऊपर निकल रहा है ऊपर की तरफ, तो पॉजिटिव जेड एक्सिस। एक तरीका तो ये है, एक तरीका आई कैप जे कैप के कैप है। तो देखिए इसकी डायरेक्शन हो गई पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब आई कैप, इसकी डायरेक्शन हो गई पॉजिटिव वाई एक्सिस मतलब जे कैप, और आई कैप
एल क्रॉस डी एल क्रॉस आर होता है तो डी एल का आई कैप हो गया, क्रॉस आर का जी कैप हो गया, आई क्रॉस आई कैप क्रॉस जी कैप हमारा के कैप होता है तो के कैप पॉजिटिव जेड एक्सिस, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो डी एल को यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी लिख दिया डेल एक्स आई कैप, आर को वाई मान लेते हैं जो 0.5 है, वाई जी कैप, तो डेल एक्स वाई आई कैप क्रॉस जी कैप जो हमारे पास हो जाएगा के कैप, ऐसे भी आप देख सकते हैं। वैसे जब डायरेक्शन निकालना है तो मैग्नीट्यूड की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम लोग डायरेक्शन ही कर सकते थे, आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू के कैप। तो इस वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं, अभी हम लोग इतने ही क्वेश्चन कर रहे हैं, एनसीईआरटी पे फोकस कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर्स के भी करेंगे, तो आप इनको देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे डेरिवेशंस भी कुछ आने वाली है, बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं हम लोग करेंगे, क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे, पर थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से देखिएगा और आप तैयारी करिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग क्लास 12 फिज़िक्स एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चंस आपको बहुत ट्राई करनी है और अच्छे कॉन्सेप्ट के लिए आप अलग अलग जगह से इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतने ही, अगली वीडियो में हम लोग और आगे बढ़ेंगे और इसी तरह धीरे धीरे अपने क्लास 12 फिज़िक्स CBSE बोर्ड में आगे बढ़ेंगे।